नमस्कार साथियों, स्वागत है पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में एक और घटना सुनने के लिए। घटना यह है कि आपको याद है, कल मैंने आप लोगों को एक सेशन करवाया था, अभी 20 घंटे हुए इस बात को, जिसमें मैक्रॉन के द्वारा किया गया ट्वीट आपके सामने था कि वी डू नॉट वांट ए वर्ल्ड वॉर। मैक्रॉन ने अपना स्पष्टीकरण साफ साफ दे दिया कि हम भैया कहीं नहीं जा रहे, हम अपनी तरफ से सुरक्षित रहना चाहते हैं, यही हमारी चाहत है। नाटो से छोड़ने के लिए फ्रांस के अंदर बहुत जबरदस्त प्रेशर क्रिएट हो रहा था। मैक्रॉन के अपोजिशन का हाल आपने देख ही लिया था। फ्रांस से बिल्कुल जुड़वा देश है जिसका नाम है जर्मनी। ये मान लीजिए कि यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के चले जाने के बाद जो सबसे दो ताकतवर देश बचे हैं, उनमें दूसरे देश का नाम जर्मनी है। जर्मनी के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, आपको याद है ये जो सेशन मैंने आपको 3 दिन पहले कराया था, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या बताया था? मैंने कारण आपको यही बताया था कि फ्रांस के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसका बड़ा कारण है वहां पर बढ़ा हुआ फ्यूल प्राइस, यानी कि तेल का संकट पैदा हो गया है। पेट्रोल पंप बंद हो रखे हैं, महंगाई उनके कई सालों के स्तर को क्रॉस कर गई है। डेवलप्ड कंट्रीज में जहां महंगाई 0% के आसपास बढ़ा करती है, 0.0.12 के आसपास, या 4-4, 5-5% क्रॉस कर रही है, ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ जो पहले चुनाव लड़ी ली पेज थी वो दोबारा खड़ी हो गई है कहने के लिए कि या तो मैक्रॉन छोड़ दो, या तो देश छोड़ दो, यानी सरकार छोड़ दो, या फिर नाटो छोड़ दो। ऐसी स्थिति में नाटो छोड़ने का प्रेशर बना, संकट उत्पन्न होने के कारण। अब जर्मनी में भी यही हालत हो रहा है। जर्मनी में गैस के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसके विरोध में वो नाटो का विरोध करने नहीं आए, वो यूएस का विरोध करने आए हैं कि ये यूएस वालों ने हमारे साथ डबल गेम कर दिया है। डबल गेम कैसा कर दिया है? बोले ये लोग रशिया के ऊपर तो सैंक्शन लगवाए, रशिया से फिर भी थोड़ी बहुत गैस आ रही थी, नॉर्ड स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन थी उसमें बम लगा के उस गैस पाइपलाइन को फुड़वा दिए। उसके बाद में मजबूर कर दिए कि हम यूएस से ही तेल खरीदें, यूएस से ही गैस खरीदें, और यूएस से गैस खरीदने के नाम पर हम जाते हैं तो अमेरिका ने गैस महंगी कर दी है। ऐसी स्थिति में 2023 के अंदर प्रेडिक्शन है कि इस आर्थिक रिसेशन आ सकता है जर्मनी के अंदर। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है, खुद वहां के जो मंत्री हैं उन तक का स्वीकार करना है कि जर्मनी में आर्थिक मंदी आ सकती है। कब? 2023 के अंदर। ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, क्या जर्मनी ऐसी स्थिति में यूएस का सम्मान करेगा? नहीं साहब, विरोध के ही स्वर करेगा। विरोध के स्वर तो चलिए कोई नहीं, एक और चीज देखिए, पुतिन ने देखा कि यार ये लोग हमारा गलत फायदा उठा रहे हैं, यानी कि हमने गैस पाइपलाइन डाली उसके लिए तो इन्होंने एक्शन लिए। पुतिन भाई साहब तुर्की को पकड़े इस बार कि यार तुम बहुत बड़े मतलब वो बन रहे थे, दोनों के बीच में समझौता कराने वाले चच्चा, अब तुम आओ, तुम्हें हम पकड़ते हैं, दूसरी तरीके से उपयोग करते हैं। कैसे? रूस ने तुर्की को पकड़ के कहा है कि यार देखो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम नाटो के भी मेंबर हो, तुम हमारे बीच में और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए भी आगे आए, तुम दुनिया भर के अंदर एक नए मसीहा बनकर बाहर आ रहे हो, एक काम करो। बोले बताओ? बोले तुम ना अपने यहां पर गैस हब बनवा लो। गैस हब बोले तो बोले हम तुम्हारे यहां पर गैस भेजेंगे और तुम यहां से यूरोप में भेज देना। एक प्रकार की नई व्यवस्था के बारे में फिलहाल चर्चाएं हो रही हैं। तो दुनिया क्रम में, दुनिया भर के अंदर ये जो नया घटनाक्रम हुआ है ना, इसको आज के सेशन में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। मैंने ब्रीफली आपको सारी कहानी सुना दी है, अब विस्तार से सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ अखबारों की कटिंग्स हैं जिनमें आप ये देख पा रहे हैं कि जर्मनी की जो फार राइट पार्टी है वो इस समय सरकार का विरोध कर रही है क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है। और देखिए, ये यूरोप के अंदर किसी से छुपा हुआ नहीं है कि यूरोप रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट था। 55% तक यूरोप के देश, यूरोप की जो आवश्यकता है ना ऊर्जा की, वो पूरी होती थी रूस के द्वारा मिलने वाली गैस से। जर्मन मिनिस्टर खुद कह रहे हैं यूएस के लिए कि भैया तुम तो इसको हवाई जहाज बना दिए हो, एस्ट्रोनॉमिकल नेचुरल गैस प्राइस कर दिए हो। अमेरिका वालों से कहा जा रहा है कि अगर तुमको काम आना था तो संकट के समय दोस्ती दिखानी थी, तुम तो पैसा कमा रहे हो हमसे, कई गुना पैसा कमा रहे हो। ये बकवास कब से शुरू हुई है? ये शुरू हुई है इन दोनों लोगों के भिड़ जाने के बाद से। ये लोगों का भिड़ना हुआ कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका की बात में आ गया। बात में आके 24 तारीख को इन्होंने पहली बार सैंक्शंस की एक बड़ी सी लिस्ट निकाल दी। बिल्कुल वही वाली बात, लखनवी नवाब कहते हैं ना कि साहब नवाबी चली गई लेकिन ठाट अभी वहीं की वहीं है। यूरोप के साथ कुछ वैसा ही था। क्या? कि इनकी अभी तक हेगड़ी बाहर नहीं निकली है। इनको लगता है कि दुनिया पर आज भी हमारा ही राज है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो क्या हैं कि हम रशिया पर सैंक्शन लगाएंगे तो रशिया थर थर कांपने लगेगा। ये वो वाली बात हो गई कि जाइए हम आपको श्राप देते हैं लेकिन लग हमको ही जाएगा। वो हुआ यही इनके साथ। रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगाने निकले थे, अब साहब खुद ही घुट करके मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठंड इनको मारने वाली
वाली है। अब तक अगर देखा जाए तो 46 कंट्री आसपास के रशिया की ऐसी हैं जिन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन ला दिए कि जाओ हमने तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाए। अब बोले अब ये जो है ना, हमने फायर तो तुम्हारे ऊपर किया था लेकिन गन बैक फायर कर गई और हम ही फट गए। वही हुआ। तो ईयू ने जो इनके ऊपर बड़े सैंक्शंस लगाए उनमें एनर्जी का क्राइटेरिया बहुत बड़ा था। बैन ऑन इंपोर्ट फ्रॉम द रशियन कोयल, यानी कोयला नहीं मंगाएंगे, ऑयल नहीं मंगाएंगे, गैस नहीं मंगाएंगे, इन सब के ऊपर लगा करके इन्होंने सैंक्शन ला दिए रशिया के ऊपर। कोई नहीं जी, ईयू ने हाल ही के अंदर एकदम ताजा तरीन उतरते हुए यानी कि 15 दिन पहले ही 8वीं बार सैंक्शन लगाए, यानी कि जो कुछ बच भी गया था ना तो वो इनके द्वारा सैंक्शन लगा दिए गए। यानी कि वही वाली बात, नवाबी वहीं पर बरकरार है इनकी, लगा रहे हैं यही सोच करके कि भाई पता नहीं हम सैंक्शन लगा देंगे तो रशिया का क्या होगा। ये बिल्कुल वैसी वाली बात है। हमें जरूरत बहुत है, यानी हमें सामान खरीदना बहुत है, लेकिन जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि हम तुमसे सामान नहीं खरीदेंगे। कहां से खरीदोगे? बोले जाओ हमें नहीं पता कहां से खरीदेंगे, लेकिन हमने तुम्हें श्राप दे दिया। ये अमेरिका के चक्कर में पिट गए बेचारे। ऐसे पिटे कि रशिया ने खुद ने इनको धमकाया कि देखो बात ऐसी है, तुम लोग गैस की कटिंग कर रहे हो हमारे से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन तुम लोग मारे जाओगे, हम तुम्हें पहले याद दिला दे रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, बकायदा रूस से निकल करके जर्मनी तक, चाहे जर्मनी ने चाहे रूस ने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया हो, क्रीमिया को पूरी तरह 2014 में पकड़ के बैठ गया हो, उसके बावजूद भी जर्मनी को अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए रशिया पर निर्भर रहना पड़ा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हालांकि मेरे पुराने जो साथी हैं उन्हें पता है, मैंने काफी ज्यादा चर्चा की है इस बात की, एक प्रॉपर तरीके से समुद्र में होकर पाइपलाइन डाल रखी है। कहां से कहां तक? रूस से लेकर के जर्मनी के बीच में। इस पाइपलाइन का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन नंबर 1 और नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन नंबर 2। 2 नंबर वाली है, स्वाभाविक है कि वो ज्यादा नई है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जब यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर सैंक्शन लगाने शुरू किए ना, तो रशिया को बहुत ज्यादा, जर्मनी को बहुत ज्यादा गैस की जरूरत होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की। ये गैस सीधी यहां से आती है। तब होता क्या है कि जैसे जैसे इन्होंने सैंक्शन लगाने का धमकाना शुरू किया, रूस भी एक कदम आगे निकला। उसने कहा सुनिए, हमारी जो गैस पाइपलाइन नंबर 1 है ना, उसका मेंटेनेंस करना है हमें। तो बोले मेंटेनेंस करने के लिए हम उसके अंदर सप्लाई को रोकना चाहते हैं। भाई साहब, उसने इनको ये ट्रेलर देने के लिए कि बेटा अगर हमने सप्लाई के नाम पर भी गैस रोक दी ना तो तुम लोग ठंड में मर जाओगे। हुआ भी यही, क्योंकि जर्मनी के अधिकांश घरों में रूस से प्राप्त गैस से ही घरों को गर्म रखा जाता है, हीट से गर्म रखा जाता है। टेम्परेट रीजन में ना, बर्फीले क्षेत्रों में ये जगह। तो हुआ क्या, तो इन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर जब गैस को ब्लॉक किया तो ब्लॉकेज लग जाने के बाद में दिक्कतें यहां होना शुरू हुई। रूस ने ब्लॉकेज खोलने के बाद भी दोबारा चालू नहीं की। रशिया ने स्टार्टिंग में सप्लाई को तो रेस्ट्रिक्ट किया और बाद में कहा कि हम यहां पर है ना थोड़ा सा मेंटेनेंस कार्य कर रहे हैं। और मेंटेनेंस को जब चालू किया ना, उसके बावजूद भी मात्र 20 मीटर क्यूबिक के हिसाब से इन्होंने गैस सप्लाई करी। बोले सॉरी अभी हम नहीं कर पाएंगे। एक प्रकार से यूं समझिए कि रशिया भी इनकी बराबर खिंचाई कर रहा था कि तुम अगर सैंक्शन खेलना चाहते हो तो मैं गैस रोक करके तुम्हें दिखाऊंगा। अच्छा, एक दिन तो ऐसा आया कि रशिया ने पूरी तरह से जो मेन गैस पाइपलाइन थी उसके ऊपर ही बैन लगा दिया कि सॉरी अब हम गैस नहीं दे पाएंगे क्योंकि तुम बड़े सैंक्शंस हमारे ऊपर लगा रहे हो। यह सितंबर 5 की घटना है। ठीक है साहब, हालात बिगड़ने लगे। रशिया के खिलाफ जर्मनी के सुर थोड़े पिघलने लगे। जर्मनी ने थोड़ा समर्थन की बातें करना शुरू किया। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1 के अंदर तो पूरी तरह से इन्होंने ब्लॉकेड लगा ही दिया। 2 से उम्मीदें थी कि थोड़ा बहुत गैस ये वहां से निकाल देंगे, लेकिन अमेरिका जो है वो इस चीज से बड़ा मन ही मन राजी हो रहा था। देखो मैं आपको बताता हूं अमेरिका की चालाकी क्या होती है कि वो रशिया के साथ में इन लोगों के बीच में सैंक्शन करा के खुद ने गैस पैदा कर रखी है, शेल गैस, वो इन लोगों को बेच देता है कि तुमको गैस चाहिए हम बेच देंगे। अमेरिका के पास तेल बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसने इतना सारा तेल पहले ही खरीद के भर रखा है। आप सोचो वो आज भी तेल इंपोर्ट करता है, जबकि उसके पास खुद के पास कई सालों का तेल इकट्ठा है, फिर भी वो रेगुलर इंपोर्ट करता है ताकि जरूरत पड़ने पर दुनिया को बेचकर पैसा कमा सके। ब्लैक मार्केटिंग समझ लीजिए आप इसे। ऐसा इसने क्या किया, अमेरिका ने इन लोगों को तो भड़का दिया और फिर खुद से क्या किया, जब कुछ पार नहीं पड़ी, नॉर्ड स्ट्रीम 2 से गैस आती रही, तो भाई साहब अमेरिका वालों ने, अच्छा दुनिया वालों ने क्या देखा अचानक कि समुद्र के अंदर गैस के बुलबुले बनने लग रहे हैं। जानकारी प्राप्त हुई कि यार समुद्र में बुलबुले कैसे आ रहे हैं। बोले नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन नंबर जो 2 है ना, उसमें ब्लास्ट हो गया है, वो गैस वहां से रिसाव हो गया है। कैसे? तो भाई साहब बधाई हो अमेरिका को। लोगों ने सीधा सीधा कयास लगाया कि अमेरिका ने गैस पाइपलाइन 2 भी काट दी है खुद से, अंदर से कुछ बम बम लगा करके, ताकि
किसी को पता भी ना चले और जर्मनी गैस के लिए रशिया पर पूरी तरह फ्री हो जाए और फिर गैस मांगने किसके पास आए? अमेरिका के पास। आपको लग रहा होगा नहीं नहीं सर अमेरिका बहुत अच्छा है, वो ऐसा थोड़ी करेगा। अरे भैया, वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर अमेरिका ने ऐसे ही पैसा कमाया था, इन लोगों को लड़ा लड़ा करके, पैसे दे दे करके, ठीक है। तो अब इन्होंने गैस पाइपलाइन काटी ना, तो अब हुआ क्या कि गैस पाइपलाइन का डैमेज होते ही सवाल खड़े होने लगे कि भाई एक बात बताओ, किसने तोड़ी है गैस पाइपलाइन? अगर, क्योंकि इस गैस पाइपलाइन का मेंटेनेंस गैज़प्रोम करती है, गैज़प्रोम रशिया की कंपनी है। पुतिन ने कहा अगर बेटा तुमने गैस फोड़ी है तो बता देना, हम तुमको फोड़ देंगे। लेकिन अमेरिका बोला कि ये सब बकवास है, हमने ऐसा नहीं किया। नॉर्ड स्ट्रीम 1 तो खत्म हो ही रखा था, सेकंड वाली तो रशिया आस्क यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन कि यार तुमने अगर ये फोड़ा है ना तो मुझे बता दो। ये बात कब किया? 28 सितंबर की। पुतिन ने कहा अरे पगला गए हो क्या, हम नहीं फोड़े हैं इस बात को। लेकिन लोग तो समझदार होते हैं, पुराने ट्वीट निकाल के ले आए, पुराने ट्वीट निकाल कर लाए 7 फरवरी 2022 के, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था ना, तब बाइडेन ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। किसी को पता नहीं था कि भाई साहब इनका जो है ना, इनके अंदर की सोच किसी को पहले पता चल जाएगी। बाइडेन ने क्या किया था, एक बार एक जानकारी दी थी दुनिया को कि यदि रशिया ने इन्वेड करने की कोशिश की, किसको? यूक्रेन को, देन देयर विल बी नो लॉन्गर ए नॉर्ड स्ट्रीम 2। मतलब समझ रहे हैं आप इस बात का? ये पहले कह चुके थे अगर ऐसा किया तो कोई भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 बचेगी ही नहीं। वी विल ब्रिंग एन एंड टू इट। आप इस ट्वीट को पढ़कर देख लीजिए, आपको ये जानकारी मिल जाएगी। प्रेसिडेंट बाइडेन का ये कहा हुआ कथन है, इसके क्या मायने हैं वो आपके सामने हैं। हम लोग इसके अंदर अंत कर देंगे। भाई साहब ये बात तो खतरनाक थी। रिपोर्टर्स ने कहा बट हाउ विल यू डू इट एग्जैक्टली सिंस द प्रोजेक्ट इज जर्मनीज कंट्रोल। बाइडेन ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूं वी विल बी एबल टू डू दैट। हैं, आपने कब कहा था जनाब ये वाली बात? न्यूज देख लीजिए 7 फरवरी को। और अब क्या घटना आ रही है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन फट गई है। तो ऐसी स्थिति में पुतिन ने पूछा बाइडेन बता दो कि तुमने किया है कि नहीं ऐसा। बाइडेन बोल रहे हैं पगला गए, हमने नहीं किया ऐसा। बोले पकड़ा तो तुम आ गए हो बेटा, है ना, जस्ट डोंट लिसन टू पुतिन। अब बाइडेन जो है वो पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। क्यों? क्योंकि जर्मनी को लग रहा है कि यार तुमने हमारे गैस, घर में जो गैस आ रही थी तुमने यार वो उड़ा दी अपने फायदे के लिए। तो ऐसी स्थिति में बाइडेन कह रहे हैं अरे इसकी बात में खामखा बिलीव कर रहे हो यार, तुम लोग विश्वास मत करो इसकी बात में। चाइना वाले बैठे बैठे मजे ले रहे हैं। चाइना की गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो कह रही हैं कि देखिए इधर अमेरिका जो है वो अंदर जाके बम गोले लगाकर आ गया है और दुनिया के सामने भला बन रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इनका अल्टीमेट उद्देश्य गैस वैस के पैसे कमाना है। तो अब आप देखो, यूरोप फेसेस अनप्रेसिडेंटेड रिस्क ऑफ गैस शॉर्टेज, ऐसा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अक्टूबर 4 यानी आज 10 दिन पहले कहा है। क्यों? क्योंकि गैस की सप्लाई अगर नहीं होगी तो यूरोप को बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसकी वजह से जर्मनी के जो मिनिस्टर हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसको? यूएस को, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल नेचुरल गैस प्राइसेस अमेरिका की वजह से हैं। एक तो तुम जाकर पुतिन पर सैंक्शन लगाए, हम तक गैस नहीं भेजने दिए, जहां तुमको हमको विकल्प देना चाहिए था विकल्प नहीं दिए, और दूसरा हमको जो तेल गैस बेच रहे हो वो बहुत बढ़ी हुई प्राइस पर भेज रहे हो। ऐसी स्थिति में हालात बिगड़ने लगे। आप देखिए जर्मनी की फार राइट पार्टी जो है वो एनर्जी क्राइसिस पर किसका विरोध करने लगी? अमेरिका का विरोध करने लगी। यार बोले तुम तो यार बेकार आदमी निकले। ऐसी स्थिति में अब क्या हुआ? यूरोपियन यूनियन क्लिंज यूएस एलएनजी डील टू बिड कर्ब रिलायंस ऑन रशियन गैस। इसमें हुआ क्या कि साहब आप इससे अंदाजा लगाकर देखें कि युद्ध शुरू हुआ फरवरी में। अब युद्ध शुरू हुआ फरवरी में तो अमेरिका वालों की एकदम कैसी चांदी हुई, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। सेकंड हाईएस्ट गैस सप्लायर बन गया अमेरिका यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन से पैसे कमाए उन्होंने गजब वाले। एनर्जी ट्रेडर्स आर मेकिंग killing exporting US natural gas to Europe as a price soar will some single shipment bring 20-100 million। ये बिल्कुल वही हो गया वास्को डिगामा जब इंडिया आया था, कई गुना पैसा कमा के इंडिया से लेके गया था। ऐसे यूएस के जो ट्रेडर्स हैं जो यूरोप को गैस भेज रहे हैं बड़ी मात्रा में पैसा कमा रहे हैं। इस वजह से दिक्कतें बहुत हो रही हैं। फ्रांस के मंत्री भी किसके खिलाफ हो रखे हैं? अमेरिका के खिलाफ कि यार तुम लोग गैस बेच के हमसे पैसा कमा रहे हो। और जर्मन मिनिस्टर कह रहे हैं कि यार तुमने नेचुरल गैस प्राइस जो बढ़ा दी है ये हमारे साथ दोस्ती का नहीं दुश्मनी का बर्ताव है। यानी एक प्रकार से यूं समझ जाइए कि सब लोगों को अब यह समझ में आने लग रहा है कि ये अमेरिका के केवल निहित स्वार्थ थे जिसके चलते हुए उसने दुनिया को लड़ाया और सैंक्शन लगा करके। उसको मतलब यूक्रेन से नहीं था, उसको यूक्रेन से कोई सिंपैथी नहीं थी, उसको केवल अपना मार्केट बचाना था, यूरोप में उसको अपना माल बेच करके पैसा कमाना था, इसलिए उसने इन सारी चीजों को भड़काया। इस प्रकार से लोगों के मन में पिक्चर बनना शुरू हो गई। पुतिन आराम से बैठे मुस्कुरा रहे थे कि बेटा तुमको भी अब असली वैल्यू हमारी पता चलेगी। भविष्य में जब रशिया यूएसएसआर बनने निकलेगा तो तुम चुपचाप हमारी बातें देखोगे। क्यों? क्योंकि पुतिन यहां पर अब दूसरा खेला खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा साथियों, यह हाल ही की
न्यूज़ है, तारीखें अगर मैं गौर करा दूं तो शायद ये देखिए 12 अक्टूबर, परसों की न्यूज़ है, शायद आप इसको व्यू कर पाएं। आप देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, 12 अक्टूबर 2022 की खबर क्या है, यहां पर खबर देख लीजिए, जर्मनी हेडेड टू रिसेशन इन 2023, ऐसा इकोनॉमी मिनिस्टर का कहना है, इनके अर्थ मंत्री का कहना है कि भैया हम आर्थिक मंदी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहां हालात विकट होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो यहां के वो हैं स्कॉल्स जो हैं जर्मन चांसलर, वो यूएई निकले हुए हैं, किस बात के लिए कि चलो वहां जाकर गैस के लिए कुछ खरीद करके आ जाते हैं। तो यूएई जाओगे तो लंबा रास्ता अपनाओगे क्योंकि टर्की होके आना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पुतिन बाबा पहुंचे टर्की और कहे कि सुनो यार अर्दगन, बोले हाँ, बोले तुम यार बहुत अच्छे मित्र हो हमारे, बोले हाँ, तो एक काम करें तुम्हारे यहां पर ही हम एक गैस का सिस्टम लगा दें। बोले क्या, एक गैस हब बना देते हैं, अपनी तरफ से गैस हम तुम्हारे पास भेज देंगे। अब तुम तो नाटो मेंबर ठहरे, तुम्हारे ऊपर कोई थोड़ी ना सैंक्शन लगाएगा। एक काम करो यार, तुम सबको गैस बेचने का काम करो। आप इधर देखिए, फ्रांस सेंड जर्मनी गैस फर्स्ट टाइम टू अमिड रशिया, पुतिन पुट गैस हब प्लान टू टर्की अर्दगन। इधर फ्रांस बेचारा जर्मनी की मदद करने आगे आया हुआ है कि देखिए पेट्रोल भले ही हमारे पास ना हो, हम गैस तुम्हें दे देंगे। और दूसरी तरफ पुतिन जो है इस फायदे को उठाते हुए अर्दगन से कह रहे हैं कि हम आपके यहां पर गैस हब बना देते हैं, आप उसका उपयोग करके सबको यार जाकर के बढ़िया से गैस बेचो। अब आपके दिमाग में सवाल आने लगेगा कि रशिया की गैस क्या तुर्की के माध्यम से दी जाएगी क्या? अर्दगन को बीच में लाने का बड़ा लॉजिक क्या है? तो देखिए अब चक्कर क्या है ना, पुतिन ने अभी रिसेंट कल की न्यूज़ है ये, आप लोग सोचते होंगे कि सर इतनी सारी अंतरराष्ट्रीय खबरें ले कहां से आते हैं, ये सीक्वेंस में चल रहा है, दुनिया में जो चल रहा है मैं आपको एक बार में ही ब्रीफ करके देने की कोशिश करता हूं। कल की खबर है कि पुतिन ने जैसे ही टर्की को गैस हब का प्लान पकड़ाया, अर्दगन अचानक ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया कि वाह अर्दगन वाह, तुमने तो एकदम सिक्स मार दिया है। अर्दगन कह रहा है हमें तो पता ही नहीं है कुछ ऐसा हो रहा है क्या। भाई साहब पुतिन का दिमाग था, क्या दिमाग था, पुतिन चाह रहे हैं कि वो नेचुरल गैस की जो सप्लाई है ना वो यूरोप को तुर्की के रास्ते करें। अगर ऐसा होता है तो तुर्की जो है ना वो बीच का बंदर बन जाएगा और इस वजह से पुतिन के ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। आप पूछेंगे ऐसे किसी ने मना कर दिया तुर्की से, तो भाई साहब तुर्की को कोई मना कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया, कारण जानिए। भाई साहब अभी कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो फूड ग्रेन का संकट उत्पन्न हुआ था, याद है? जब ग्रेन का संकट उत्पन्न हुआ था तो तुर्की ही था जिसने यूनाइटेड नेशंस और रशिया के बीच में मध्यस्थता करी थी। एक प्रकार से दुनिया भर को अनाज निकलवा करके यूक्रेन से और रशिया से दुनिया भर में भिजवाया था। हालांकि चाहिए उसको खुद को भी था, लेकिन मध्यस्थता करके वहां से अनाज बाहर निकलवाया था। तो तुर्की जो है ना इस समय वो है गुड बुक्स में है, मध्यस्थता कराने वाले लोगों में शामिल है। तो आप इधर देखिए, तुर्की यहां बैठा है, रशिया यहां से पकड़ाएगा तुर्की को गैस और यहां से पकड़ा करके सीधा यूरोप में गैस भेज दी जाएगी। क्योंकि यूरोपियन कंट्री जब यूएई से आकर के गैस मांगने आ सकते हैं तो हवा में उड़ के तो जाएगी नहीं गैस, उसको ले जाएंगे तो पाइप के माध्यम से। तो तुर्की को यहीं बिठा करके और यहीं से गैस सीधा यहां टिका दी जाएगी, तो यूरोपियन कंट्रीज को भी बढ़िया हो जाएगा और तुर्की को भी साथ दिया जाएगा। पुतिन की नई स्ट्रेटेजी है ये। तो ऐसी स्थिति में रशिया मानता है, आप यहां पर फिर से तारीखों को गौर करें, ऐसा ना हो कि आप सोचें कि सर पता नहीं कौन सी पुरानी खबरें पढ़ा रहे हैं आप। परसों की खबर ये पढ़ें आप, रशिया बिलीव्स कि टर्की का नया नाम है, वो यूक्रेन और मतलब पुतिन के बीच में मीडिएट करने का काम करेगा, ऐसा पुतिन का मानना है। अगर पुतिन का ऐसा मानना है तो निश्चित ही पुतिन सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी रशिया का एक अच्छा रास्ता ढूंढना है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो नाटो का मेंबर हो, लेकिन खेले किसकी तरफ से, रशिया की तरफ से खेले, और जल्दी ही वो इस चीज में कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात से पूरी तरह कन्विंस होंगे जो यहां पर किया जा रहा है। उम्मीद है अगर आपको ये बात पसंद आई होगी तो आप सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे, अपने साथियों से जरूर शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्सक्रिप्शंस पर आज रात 12 बजे तक। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्स जो कि अभी शुरू हुए हैं वो आपके लिए मात्र मतलब बहुत ही नॉमिनल कीमतों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। एसएससी यूपीएससी सभी कैटेगरीज के कोर्स 20% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी जाइए कोर्स लीजिए, जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेस, जो क्लासेस निकली हैं वो पुरानी क्लासेस भी आपको यहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।